अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई और आज के इस अहम पॉडकास्ट कह लें, व्लॉग कह लें, डिजिटल एक प्रोडक्शन कह लें, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी का मसला चल रहा है उसके ऊपर। पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, उसके ऊपर बात होनी है। उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल शिरकत करने से तो माजरत कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल उसका बॉयकॉट किया, लेकिन बॉयकॉट करने के फैसले तक पहुंचने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्स है जिसने कि बड़ा एक तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एक ट्वीट की। और उस ट्वीट में उन्होंने ये बात की कि भाई मैं अपने हलके के लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड पर रह जाए और कल को कोई मुझसे इस चीज़ के हवाले से गिला ना कर सके कि भाई मैंने बात नहीं की या मैंने बोला नहीं। मैं आपको थोड़ी सी वो ट्वीट भी पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये ट्वीट क्यों करनी पड़ी और अब जो इजलास फाइनली हो गया है, उस इजलास का जो एलामिया आया है उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो ट्वीट में वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस मामले पर इमरान खान को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया, लेकिन कमेटी पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन इज़्ला में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसमें मेरा ज़िला करक भी शामिल है, बहैसियत नुमाइंदा इस मुश्किल वक्त में मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी से महरूम हूँ और कमेटी में मुझे शामिल न करने पर पार्टी के अंदर भरपूर एहतजाज मैंने रिकॉर्ड कराया है और आवाम के रिकॉर्ड के लिए ट्वीट कर रहा हूँ ताकि कल मेरे ऊपर सवाल ना उठाए जाएँ। और आमिर डोगर साहब चीफ विप के फैसले ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं और वो खुद तमाम मेरिट पर पूरा उतरते हैं और मुश्किल वक्त में जल्द गिरफ्तार भी हो जाते हैं। ये बड़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग ट्वीट थी जो आई और नीचे इसमें उस बेसिकली उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शमूलियत के लिए अपने अरकान पर मुश्तमिल दी थी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही वोकल मेंबर कौमी असम्बली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक से इनका ताल्लुक है और करक भी एक वो जगह है कि जहाँ पर हम कह सकते हैं, मेरा क्योंकि ज़ाती तौर पर ख़ुद भी उस सूबे से भी ताल्लुक है, करक, बन्नू, कोहाट, ये सारे इलाके मैंने भी बड़े देखे हैं, ट्रैवल भी बड़ा किया है, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ पर दहशतगर्दी की जो एक वेव है जब सर उठाती है तो उन्हीं इलाकों में उसका जो है वो कम बैक होता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। शाहिद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी ट्वीट से आगाज़ करते हैं कि बड़ी ही एक धुआंधार किस्म की एक एहतजाज से भरपूर ट्वीट आपने की है। इसके पीछे क्या वाकई सिर्फ यही एक रीज़न था, यही एक गिला था कि आपको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा, थोड़ा बहुत आप मुझे जानती हैं, मेरे कारकुन, मेरे पार्टी की तमाम लीडरशिप सब मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा से, मेरी यही कोशिश रही है कि मैं पार्टी के अंदर डिसिप्लिन के ऊपर रहूं, पार्टी की डिसिप्लिन को कायम रखूं और मीडिया को कोई ऐसा मौका ना दूं कि वो हमारे इंटरनल मामलात के ऊपर गुफ्तगू करे, बजाय इसके कि जो हमारा मेन बयानिया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जो हमारा मेन बयानिया है, मेरी फोकस हमेशा से उन्हीं चीज़ों के ऊपर रहती है। जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ भी पार्टी के इंटरनल मामलात के ऊपर गुफ्तगू ना करूं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है, हमारे लीडर वो मुश्किल में है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ाती चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूं। लेकिन कल जब ये कमेटी फाइनल हुई और पार्लिमानी इजलास हुआ, तो उसमें यही तय हुआ कि जिन इलाकों में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है, तो उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि वो उस फोरम के ऊपर सीधे रिकॉर्ड के ऊपर लाएं, क्योंकि इस वक्त मेरे जिले करक में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इंतहाई खराबी की तरफ जा रही है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। तो वहाँ उसी फोरम पे मेरे, अगर हम जाते हैं तो उसी फोरम के ऊपर मैंने वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी देनी थी। वहाँ पे अवामी जो एक राय है वो भी अस्करी क़यादत और तमाम क़यादत के सामने रखनी थी, लेकिन उस फोरम में मुझे शामिल ही नहीं किया गया। देखिए, अगर गंदम का इशू हो या कोई किसान रिलेटेड इशू हो, तो आपको पंजाब से ही वहाँ के नुमाइंदे लेने होते हैं, क्योंकि ये उनका इशू है। इसी तरह अगर पानी का इशू हो तो आपको सिंध के नुमाइंदों को मौका देना होता है। अगर कराची की कोई बात होती है तो आपने कराची के लोगों को ठीक है। वहाँ पे नुमाइंदगी देनी होती है। तो इसी तरह हर जिले, हर सूबे के अलग अलग डायनेमिक्स हैं, अलग अलग इश्यूज हैं। तो इश्यू बेस्ड जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपने रेलिवेंट लोगों को मौका देना होता है, क्योंकि अमन और अमान की सूरत हाल का इशू खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। तो हमारी यही कोशिश थी कि आप इस फोरम के ऊपर हम इसको उजागर करें, ठीक है, लेकिन तो शायद साहब, उसमें सब्जेक्ट टू। ठीक है, रेलेवेंस के हिसाब जी, से आप चाह रहे थे कि लिस्ट में नाम होते। अब जो 4 नाम मैं आपके सामने लेने लगी हूँ, ये भी तो खैबर पख्तूनख्वा के ही नुमाइंदे हैं। गौहर खान हो गए, उमर अयूब, असद कैसर, हुमायूं मोमन, तो ये 4 केपी के नुमाइंदे तो उस लिस्ट में मौजूद थे। लेकिन इसमें जरूरी, आपको पता है शिफा, आप खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हैं, और मैं ना होता शायद किसी और को दे देते, लेकिन कम अज कम इन 4-5 अजला से
अवेयरनेस को लिया जाता तो ही हम इस फोरम का हिस्सा बनेंगे। तो इमरान खान साहब ने जो है उनसे मुलाकात नहीं कराई गई, उनकी अप्रूवल नहीं थी, तो पार्टी का यही फैसला था, हम उस फोरम पे नहीं गए। अच्छा, अब इस फोरम में आपके ख्याल में और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, आप समेत? मुझ समेत अगर मुझसे पूछती पार्टी तो मैं बनू की नसीम अली शाह को, और इसी तरह कोहाट से शहरियार अफरीदी को, और इसी तरह मैं टांग से दावर कुंडी को, या डी खान से फैसल अमीर को, इन 4 लोगों को शामिल करता। मैं मोमन एजेंसी से साजिद मोमन को करता। मैं पेशावर वैली से खैबर से इकबाल अफरीदी को करता। मैं वो उन एरियाज में कि जिन एरियाज में ये दहशतगर्दी की जो लहर है ये सबसे पीक के ऊपर है, तो मैं इन 4-5 नामों को प्रेफर करता। बैरिस्टर गौर साहब जो है हमारे पार्टी की, और कुछ ऐसे लोग जो इररिलेवेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के, तो उनको मैं ना डालता। वो कौन से हैं इररेलेवेंट को? मिसाल के तौर पे इररेलेवेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इररेलेवेंट इस इशू से रिलेटेड, तो उनमें से कौन से लोग हैं जिनको आप ना डालते? इस इशू से रिलेटेड, देखिए इस इशू के रिलेटेड से पंजाब की ज्यादा अहमियत, अगर मुल्तान के आमिर डोगर वहां पे होते तो मतलब वो इस इशू के ऊपर उनको ज्यादा नहीं पता इन चीजों का। इसी तरह सनाउल्लाह मुफ्ती खैर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो इसी तरह पंजाब से भी हमारे 1-2 और लोगों को शामिल किया गया था। इसी तरह सेनेट में भी 1-2 रुकन थे जिनको नहीं डालना चाहिए था। हाँ, शिबली फराज अपोजिशन लीडर है, उनकी बनती थी, वो खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, उनको डाल देते। लेकिन ऐसे लोग जो वहां पे उस इशू के ऊपर डिबेट ना करते या नहीं कर सकते थे, तो ये इररिलेवेंट थे मेरे लिहाज से। अगर गंदम का या किसानों ठीक का है, ठीक मामला है। हो और चूंकि पंजाब रिलेटेड है, तो फिर उसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम नुमाइंदों की वो नहीं बनती, जगह नहीं बनती। हाँ जी, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है हमें। अच्छा, अब ये बताइए शाहिद साहब कि आपने आमिर डोगर साहब के हवाले से भी बात की है कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं, इससे क्या मुराद है? ये इस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहता। मैं डोगर जो है मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बड़े शफीक टाइप इंसान है। लेकिन बस मैं कल थोड़ा सा एग्रेसिव भी था, गुस्सा भी था, और मैं इस मामले के ऊपर मैं ना गुफ्तगू करूंगा, और मुझे पर्सनल करना भी नहीं चाहिए था। मैं उनसे माजरत भी करूंगा इस चीज के ऊपर, लेकिन उन्होंने किया गलत था। ठीक तो है, बस मैं चाहता था कि एहतजाज मैं रिकॉर्ड करूँ, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बाकी मैं डोगर के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। और इस हवाले से कुछ बता सकेंगे कि जो आपने ये बात लिखी कि पसंद नापसंद के फैसले, या नहीं इस पे भी नहीं आप बोलेंगे? नहीं, इस पे मैं बोलूंगा। देखिए, अभी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो नए हैं लेकिन वो टैलेंटेड है, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको उन फोरम्स के ऊपर नुमाइंदगी देनी चाहिए कि वो वहाँ पे बात कर सके, वहाँ पे वो नुमाइंदगी कर सके। लेकिन ये 7-8-10 चेहरे हैं, इनको कभी इधर कर ले कभी उधर कर ले, तो ऐसे चुनाव देखिए हम सब जो है, हम 2-2 3-3 दफा इलेक्शन जीत के आए हुए लोग हैं, हम संजीदा लोग हैं, हमें बात करने का भी तरीका आता है, हमारी थिंकिंग भी अच्छी है, हम बहुत सी चीजों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेकिन ये कि 4-5 बंदे हैं, इनको कभी इधर कर दे कभी उधर कर दे, जेल में जाके इमरान खान साहब को ये बताते हैं कि जी उसने बड़ा तीर मार दिया है, इसलिए तीर मारते हैं क्योंकि इमरान खान साहब के पास एक्चुअल ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है उनको, एक्चुअल चीजों का उनको अक्सर औकात वो बताते ही नहीं है। आप राइट मैन फॉर अ राइट जॉब नहीं लेके आएंगे तो ये इश्यूज बढ़ेंगे। और बस मेरी यही, मैं पार्टी के अंदर भी बोलता रहता हूँ, और कल भी बोला और आइंदा भी बोलूंगा, उन फोरम्स को इस्तेमाल ठीक है, करूंगा, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें कम से कम दोबारा ना करूं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो फैसला हुआ था कि ये लिस्ट बनी है और इस लिस्ट में जो भी लोग हैं ये जाएंगे कल, यानी कि आज के इजलास में, ये फैसला किसने किया था? और ये लिस्ट आमिर डोगर साहब ने ही बनाई थी या इनको गौहर साहब ने मशवरे दिए थे? किसकी मुशावरत से ये लिस्ट डेवलप हुई थी? देखिए, क्योंकि जिम्मेदारी चीफ व्हिप की होती है, पार्लियामान के अंदर तमाम चीजें जो लिस्ट या स्पीकर को डील करता है, स्पीकर ऑफिस के साथ जिसकी डीलिंग होती है, वो चीफ व्हिप होता है। तो बाकी वहाँ पे यही डिसाइड हुआ था कि हम सब जब बैठे कि नाम फाइनल करें, खैबर पख्तूनख्वा के एमएनए जो है वो आपस में सलाह मशवरा करके ही नाम फाइनल करें। लेकिन वहाँ पे जो तो वो बताया मशवरा गया हुआ, फिर वैसा वो हुआ मशवरा नहीं। हुआ आप लोगों से? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई मशवरा नहीं हुआ। और फिर जब अब शाम के टाइम लिस्ट आई, हमने देखी, तो उसमें हमें ये लगा कि उन नुमाइंदों को नहीं डाला गया जो उस फोरम के ऊपर रेलेवेंट थे। ठीक है, सही। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये तो हमने बात कर ली कि पार्टी में जो आपका मसला हुआ और रिसेंटली आपने जो आवाज़ उठाई, लेकिन शाहिद साहब अब ईद के बाद आप लोगों के बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े फैसले आप लोगों ने करने हैं, सड़क पर निकलना है। उस ईद के बाद के प्लान्स के हवाले से आप लोग किस तरह से फिर बैठ कर इकट्ठे फैसला साजी करेंगे और यकसुई के साथ आगे बढ़ेंगे, जब इसी छोटे से मसले पर अगर ये इस किस्म का हम देख रहे हैं कि मामला बन जाता है कि जहाँ पर या तो कोई इख्तिलाफ सामने आ जाता है या मुशावरत ही नहीं हो रही उन लोगों से जो कि रेलेवेंट है इस सारे दहशतगर्दी के मसले में?
احتجاج کے حوالے سے ہمارے تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے. اس ٹائم ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور ہے, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, فالوڈ بائی پروونشل پریزیڈنٹ, ریجن پریزیڈنٹ. تو وہ پارٹی معاملات کو سنبھالنا, پارٹی کو چلانا, کیونکہ ہمارے تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے. کمزوریاں ہیں ہمارے تنظیمی اسٹرکچر میں بھی, لیکن ایک اسٹرکچر موجود ہے جو ڈائریکشن آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, وہ تنظیموں کو پاس آن ہو جاتی ہے. احتجاج کے حوالے سے نہ پہلے ہمارا کوئی اختلاف رہا ہے, نہ آئندہ کوئی اختلاف رہے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو قیادت ہے اس ٹائم, دیکھیں جب آپ کا لیڈر نہ ہو, جیل میں ہو, تو یہ مسائل چلتے رہتے ہیں, کیونکہ پارٹی عمران خان کی ہے اور قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ہوں سب جو ہے عمران خان کے کارکن ہیں. تو جب آپ کا گھر کا سربراہ موجود ہو تو پھر یہ ایشوز نہیں ہوتی, کیونکہ مشاورت کا کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب سے. تو ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے, ان سے ملنے نہیں دیے جا رہا. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے, تو اس وجہ سے یہ ایشوز آتے رہتے ہیں. لیکن احتجاج کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سارے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ, جب بھی عمران خان صاحب یا پارٹی کو کال دے گی, ہم سب مل کے انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس آج کا جو اجلاس تھا جس میں کہ پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم جائیں گے, شرکت کریں گے, پھر پی ٹی آئی پر دباؤ آیا اور پی ٹی آئی نے کہا کہ اچھا اب ہم شرکت نہیں کریں گے. اس حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی ہے ایوان میں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا کہ مجھے مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کو یہاں نہ دیکھ کر, اور مجھ سے مشاورت اگر کرتے وہ تو میں ان کو یہ کہتا کہ آج کے اجلاس میں ضرور شامل ہوں. تو مولانا صاحب اس حوالے سے آپ لوگوں سے ہلکے سے ناراض دکھائی دیے ہیں. اس معاملے میں اب اگر کوشچن ریپیٹ کر دے شفا, مجھے جواب نہیں آ میں سکتی. کہہ رہی ہوں شاہد صاحب کہ آج جو اجلاس میں شرکت کرنے کا تھا فیصلہ, پہلے پی ٹی آئی نے کیا کہ ہم جائیں گے, پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, اور آج اسی حوالے سے مولانا صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ مجھے مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کو یہاں نہ دیکھ کر, اور اگر مجھ سے مشاورت کرتے تو میں ان کو یہ کہتا اور ان کو مناتا کہ بھئی آپ اس اجلاس میں ضرور شرکت کریں. تو مولانا صاحب تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی خوش نہیں ہوئے. دیکھیں ہمارے اپنی پارٹی, ہمارے اپنے فیصلے ہیں, ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں, اور ہمیں جو بہتر لگتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. لیکن اجلاس میں شرکت کے لیے ہم نے سبجیکٹ 2 کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے, عمران خان صاحب سے ایک ڈیلیگیشن جا کے ملے, اور عمران خان صاحب اس ٹائم پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہے, تو ان سے مشاورت کے بعد, ان سے اپروول کے بعد ہم اس اجلاس میں شرکت بھی کرتے, اور اپنے وہاں پہ اپنے جو خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے ہیں, ہم اپنے گزارشات بھی دیتے, بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم وہاں پہ بات چیت کرتے. صحیح. لیکن جب آپ ہمیں ہمارے لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے تھے, آپ ہمیں مشاورت کا موقع نہیں دے رہے تھے, تو پھر ایسے اجلاس میں بیٹھ کے شرکت کر کے ہم نے کیا حاصل کرنا تھا. صحیح ہے. عمران خان صاحب سے جب جلسے کینسل کرانے ہوتے ہیں تو آدھی رات کو یہ ملاقات کراتے ہیں, جب مارچ کینسل کرانی ہوتی ہے تو آدھی رات کو ملاقات کرا دیتے ہیں. جب ترمیم کا ایشو آیا تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ہماری ملاقاتیں کرائی. تو اس ایشو کے اوپر کیا جلد بازی تھی, یا لیکن اس کون ایشو سی پہ آپ لوگوں نے بھی تو, یہ شاہد صاحب اس ایشو پہ آپ لوگوں نے بھی تو جلد بازی کر کے اپنے نام شام فائنل کر کے لسٹ نکال دی نا. پہلے آپ لوگوں نے کہا ہم جائیں گے, تو وہ فیصلہ کس بنیاد وہ پہ تو ہوا ہم تھا نے کہ ہم جائیں گے؟ وہ تو اسی بنیاد کے اوپر کیا تھا ہم نے کہ اگر ہمیں عمران خان صاحب سے اگر ہماری یہ لوگ ملاقات کراتے ہیں اور عمران خان صاحب اپروول دے دیتے ہیں, تو ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے, تاکہ جن ممبران کے نام دیے تھے یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان کی پہلی میٹنگ بھی ہوگی, وہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ اس فورم کے اوپر ہم نے کون کون سی ایشوز کے اوپر, کن کن پوائنٹس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, اور کن کن پوائنٹس کو ہم نے اوپر اجاگر کرنا ہے. تو انہی چیزوں کے اوپر ہم نے پھر گفتگو کرنی تھی. لیکن چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس فورم کا ہم حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فائنلی یہ بتائیں, اب جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کو پی ٹی آئی اون کرتی ہے, ڈس اون کرتی ہے, درمیان کا اوپینین ہے آپ لوگوں کا اس اعلامیہ پہ, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے. مین سٹیٹمنٹ تو آج کی یہی ہے. پہلی بات یہ کہ امن کے حوالے سے, اگر امن کی قیام کے لیے جتنی جدوجہد تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کی ہے, کسی بھی لیڈر نے نہیں کی, اور خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب تحریک انصاف کی دور حکومت تھی تو خیبر پختونخوا میں اگر ہم نے کبھی سکھ کا سانس لیا ہے تو وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت بہترین تھی. ٹیررزم کا جو سفر شروع ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, ٹورزم کے اوپر وہ ختم ہوا. لیکن رجیم چینج کے بعد پی ڈی ایم 1 کی جب حکومت آئی تو وہ ٹورزم سے لے کے جو سفر ہم نے ختم کیا تھا وہ ٹورزم سے شروع ہوتے ہوئے دوبارہ ٹیررزم پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو امن و امان کی صورتحال, بارڈر کی ایشوز, ان کو کنٹرول کرنا یہ وفاقی حکومت اور عسکری یہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بارڈر کو کنٹرول کرے اور ایسے موومنٹ کو سٹاپ کرے. تو یہ تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن بحیثیت جماعت, بحیثیت صوبائی حکومت,
اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو ہم ان کے سامنے اپنے گزارشات رکھتے اور ہمارے تجاویز کے اوپر یہ غور کرتے اور اسی میں بہتری ہوتی، وہی امن کی ضمانت ہوتی۔ اگر ہم وہاں پہ تھے ہی نہیں تو ابھی اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا ٹھیک چاہوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی شاہد صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، سی ایم خیبر پختونخوا کے فوکل پرسن بھی ہیں، اور آپ نے سنا شاہد خٹک صاحب نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف کبھی بھی نہیں گئے اور آئندہ بھی جانا نہیں چاہیں گے، لیکن اس بات سے ان کو ایک دھچکا پہنچا تھا کہ بھئی جو لوگ ریلیونٹ تھے ان لوگوں کا نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے تھا، اور جو ارریلیونٹ لوگ تھے ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم سے کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی اس حوالے سے۔ لیکن انہوں نے ریفرین کیا عامر ڈوگر صاحب کے حوالے سے، اور گرفتاری کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس پہ انہوں نے معذرت بھی کی کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں میڈیا میں اور پبلک میں ہمارے اپنے پارٹی کے اندرونی مسائل کو سامنے لے کر آتا ہوں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ ناظرین، دس واز شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف MNA، اور آج کے اس ولاگ سے ایک آن لائن پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔